नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित विभिन्न घटनाओं के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम उसी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित दो महत्वपूर्ण युक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है विद्युत जनित्र। मैंने आपको जैसा कि बताया था, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमने यहाँ पर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम पढ़ा था, उस पर आधारित है ये पॉइंट। तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें ये भी समझने मिलेगा कि फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त वाम हस्त नियम किस प्रकार यहाँ लागू होता है। तो आइए चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को। विद्युत जनित्र का सिद्धांत, रचना और कार्यप्रणाली। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता है कि मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि यदि दो चुंबक हो और उसके मध्य कोई भी धारावाही धातु या पदार्थ या चालक तार हो, तो जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। जब लंबवत बल लगेगा, जब ये चुंबकीय क्षेत्र और धारावाही चालक में धारा ये दोनों लंबवत हो तो बल जो है वह अधिकतम लगेगा, और बल लगेगा तो ये चालक जो है वो गति करेगा। यही सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय चुंबक द्वारा लगाए गए बल का सिद्धांत, और इसमें हमने इसको नाम दिया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो चुंबक द्वारा विद्युत धारा का उत्पन्न होना ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाता है। और यहाँ पर हम यही चीज़ सीखेंगे कि चुंबक द्वारा किस प्रकार विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये सिद्धांत क्या है कि विद्युत जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में हमने क्या बताया था, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक तार को रखा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हुए पदार्थ, तो उस पर एक बल लगता है। बल के कारण इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। इसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो ये था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। आगे चर्चा करते हैं। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ दो चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी, एक यांत्रिक ऊर्जा, एक विद्युत ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा वो होती है जिसमें कोई भी चीज़ गतिशील होती है, जैसे पंखा, उसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा। यदि कोई पंखा घूम रहा है तो उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा होगी। हम जब चलते हैं, भागते हैं, तो हमारे अंदर भी यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। और जैसे विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी कैसी ऊर्जा हुई, विद्युत ऊर्जा हो गई। जैसे बल्ब द्वारा होने वाला प्रकाश कैसी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है किसी चीज़ का घूमना, ठीक है। जब कोई चीज़ घूमती है तो उसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा होती है, और यांत्रिक ऊर्जा से ही वो क्या बन जाती है, विद्युत ऊर्जा बन जाती है। तो ध्यान रखना है, विद्युत जनित्र क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्ट करता है, सबसे पहले इसकी पूरी संरचना समझेंगे, फिर इसकी क्रियाविधि और सारा इसके बारे में जानेंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, ये विद्युत जनित्र का डायग्राम है। इस डायग्राम के बारे में आपको पूरा अच्छी तरीके से एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दो चुंबक है, एक N है और दूसरा S है। तो आप जैसे जानते हैं कि भी चुंबकीय रेखाएं हमेशा N से S की ओर रहती हैं। तो ये चुंबकीय रेखाएं जो इस प्रकार होंगी। अब चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार होगी, और यहाँ पर आप ABCD एक संरचना देख पा रहे होंगे। ABCD ये रही, देखिए ये संरचना, इसे कहा जाता है कुंडली। इसका नाम क्या है, इसका नाम कुंडली है। कुंडली कैसे बनाते हैं, कोई भी कच्चे लोहे का पदार्थ ले लेते हैं और उसके ऊपर तांबे के तार लपेट देते हैं, ठीक है, तो कुंडली बन जाती है। तो तांबे के तार के दो सिरे होंगे, तो एक सिरा तो ये इधर आ रहा है और ये दूसरा सिरा इधर आ रहा है। तो ये देखिए दो सिरे आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। वापस बता देता हूँ। तो ABCD क्या है, ABCOD ये एक कुंडली है। ये कुंडली कहाँ रखी गई है, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और कुंडली ऐसे रखी गई है, आप खुद देख लो। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी लंबवत है। लंबवत है तो आपको पता है कुंडली पर क्या लगेगा, बल लगेगा। जब बल लगेगा तो कुंडली जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में घूमना प्रारंभ कर देगी, तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, प्रेरित विद्युत धारा आ जाएगी। हमने देखा था कि एक वो इस प्रकार परिनालिका थी, ठीक है। इस परिनालिका के पास में जैसे हम चुंबक ला रहे थे, जैसे ही हम चुंबक इसके पास में ला रहे थे, तो इधर गैल्वेनोमीटर था, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आ रहा था, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से इस कुंडली के अंदर क्या बहने लग गई, धारा। यही विद्युत चुम्बकीय प्रेरण था, प्रेरित विद्युत धारा थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसके अंदर ये कुंडली घूमेगी, इसकी वजह से इसके अंदर क्या प्रवाहित हो जाएगी, धारा। कैसे प्रवाहित होगी, इसको अच्छे से समझिएगा।
और कुछ और चीज़ें संरचना मैंने आपको पहले बता दिया। चुंबक, ये अश्वनाल की चुंबक होती है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का कार्य करती है। ये कुंडली होती है जो नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तार लपेटे होते हैं। नर्म लोहे की क्रोड पर तांबे के तार लपेट कर क्या बनाया जाता है, कुंडली बनाई जाती है। तो कुंडली आपके समझ में आ गई है, ठीक है। अब दूसरी आगे चीज़ समझिए। यहाँ पर देखिए B1 लिखा हुआ है। B1 ये जो संरचना है ना, पीछे जुड़ी हुई छोटी सी ये वाली, ठीक है, डॉट लगा रहा हूँ, ये वाली संरचना जो है ना, इसको कहा जाता है ब्रुश। ये है B2 और ये है B1, और B1 B2 क्या है, ब्रुश है। तो देखो ये क्या होता है कि एक इस प्रकार की संरचना होती है, इस प्रकार की, ठीक है, इसको कहा जाता है सर्पी वलय। इस सर्पी वलय के पीछे ये ब्रुश जुड़े होते हैं। ये ब्रुश इसके साथ नहीं घूमते, ये सर्पी वलय जो है इसके टच होके घूमती है, यानी ये जो ब्रुश हैं इसको टच करते रहते हैं, यानी इसी के टच में रहते हैं। और ये जो अंदर जो दिख रही है आपको, ये इसको कहते हैं सर्पी वलय। ये सर्पी वलय लगातार ऐसे घूमती रहती है, ठीक है। तो ये आ गए ब्रुश B1 और B2। ये ब्रुश किससे बनते हैं, ये बनते हैं ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट आप जानते हैं विद्युत का सुचालक होता है। तीसरी चीज़ आती है सर्पी वलय। देखिए यहाँ पर आप देखिए, सर्पी का मतलब होता है इसके ऊपर, जैसे सांप जो होता है वो हमेशा रेंग कर चलता है ना, इसलिए उसको सर्प नाम दिया जाता है, यानी इसके ऊपर रेंगना। तो ये जो ऊपर वलय दिख रही है आपको, ये वाली, ये वलय इसके ऊपर रेंगती है, यानी इसके ऊपर घूमती है, इसीलिए इनका नाम है सर्पी वलय, ठीक है। तो सर्पी वलय का काम क्या होता है, सबसे पहले जो कुंडली में से धारा बहेगी वो किस में आएगी, सर्पी वलय में आएगी। सर्पी वलय से कहाँ जाएगी, ब्रुश में, और ब्रुश से कहाँ जाएगी, बाहर परिपथ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से होते हुए इस प्रकार बहेगी और ये धारा ऐसे चलती रहेगी। तो ये धारा का रोटेशन, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हम संरचना पढ़ रहे हैं, फिर क्रियाविधि देखेंगे इसकी कि वर्क कैसे करता है। और कुछ चीज़ उड़ गई तो देख लेते हैं। देखिए सर्पी वलय आ गया, ये R1 और R, इनको कहा जाता है सर्पी वलय। यहाँ वलय लिखा हुआ है, सही वर्ड होगा सर्पी वलय, ठीक है, ये सर्पी वलय। इसके अलावा ये तो कुछ नहीं है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए चुंबक के बारे में बता चुका ऑलरेडी। इसमें बेलनाकार एक शक्तिशाली चुंबक होती है जो नाल के समान होती है। नाल मतलब जैसे घोड़े के पैर में ना ऐसे नाल लगी होती है, कभी देखना आप ऐसे, इसको नाल कहते हैं। तो नाल का इस चुंबक में क्या कनेक्शन है, हालांकि ये जो डायग्राम बनाया हुआ है ये नाल जैसा नहीं बनाया हुआ, बस बाकी सच में ये डायग्राम ऐसा होता है। विद्युत जनित्र में जो डायग्राम होता है चुंबक का, वो ऐसा होता है, ऐसा। ये डायग्राम में आपको बहुत जगह मिल जाएगा। ये तो है ना नाल जैसी संरचना, ये देखिए ऐसे, और इसके बीच में रखी जाती है कुंडली ऐसे, ठीक है। हालांकि ये तो सीधा बनाया हुआ डायग्राम, ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको कहते हैं नाल के आकार की चुंबक, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसका कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। भाई चुंबक का क्या काम है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। दूसरी चीज़ आती है कुंडली। कुंडली एक आयताकार लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार लपेटकर उसे कुंडली का रूप दिया जाता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है और ये अपने अक्ष पर चुंबक के मध्य घूमती है। ABCD, कुंडली का नाम क्या है, ABCD, आपको मैंने बता दिया था चित्र में। फिर आता है सर्पी वलय। ये देखिए कुंडली है, कुंडली, ये लीजिए कुंडली। कुंडली के दोनों सिरे पर दो वलय संयोजित होती है जिनका भीतरी भाग विद्युत रोधी होता है, जो स्थिर, या स्थिर वर्ड है, ये गलत छपा हुआ है, जो स्थिर चालक ब्रुशों B1 B2 को पृथक रूप से R1 R2 पर दबाकर रखते हैं। यानी जो सर्पी वलय होते हैं वो इनको कौन दबा कर रखते हैं, ब्रुश, ये होते हैं ब्रुश B1, ठीक है। और ये क्या है, ये सर्पी वलय है, तो ये ब्रुश है, ठीक है। और ब्रुश क्या होता है, ये B1 B2 दो ग्रेफाइट के बने धातु की छड़ें हैं जो कि सर्पी वलय से, धातु की नहीं होती, अधातु होती है ग्रेफाइट की, जो सर्पी वलय से जुड़े होते हैं, ठीक है। धातु से भी बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गई इसकी संरचना। अब पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि। अब क्रियाविधि में आपको यदि यहाँ से पूरा ये समझाऊँ तो आपके कोई काम की नहीं है। क्रियाविधि तो हमें यहाँ डायग्राम से ही समझनी पड़ेगी। तो डायग्राम से कैसे समझेंगे, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि अगर समझ में आ गई आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए कि यदि यहाँ पर ये कुंडली है, ठीक है, इस कुंडली को मैं यदि इस डायरेक्शन में घुमाऊँ, इस डायरेक्शन में, यानी ये जो AB सिरा आप देख रहे हो, ये वाला, ये AB सिरा अगर नीचे की ओर जाता है
तो ये जो CD सिरा है वो किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखना कि चुंबकीय रेखाएं जा रही है इधर, यानी चुंबकीय बल लग रहा है इधर। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम याद करना इसमें थोड़ा, ठीक है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम अनुसार आपने देखा होगा कि ये जो अपने हाथ की अंगुली होती है तर्जनी, वो तर्जनी अंगुली इस डायरेक्शन में हमें रखनी है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में हो गया, कुंडली नीचे घूम रही है, यानी हमारा जो अंगूठा है वो किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। तो हमारा अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ होगा इस प्रकार। तो ज़रा आप सोचिएगा कि हमारी तीसरी अंगुली किधर होगी, क्योंकि आपने बायां हाथ लिया है, वाम हस्त नियम। तो आपकी अंगुली जो होगी वो नीचे की तरफ दर्शाएगी, नीचे की तरफ अंगूठा, है ना। मध्यमा होती है, वही बताती है विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा किस डायरेक्शन में बहेगी, देखिए एक बार वापस बता देता हूँ मैं आपको, वापस समझिएगा इसको। देखिए सबसे पहले अपन मध्यमा अंगुली को, तर्जनी अंगुली को इस डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है। अंगूठे को नीचे की तरफ रखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कुंडली जो है नीचे की ओर गति कर रही है। हमने चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में रखा, यानी मध्यमा को इस डायरेक्शन में रखा। ये मध्यमा अंगुली है, ये हमारा अंगूठा है जो नीचे की ओर जाती हुई कुंडली को बताएगा। तो आप सोचिए आपकी मध्यम अंगुली किस डायरेक्शन में होगी, आप कहोगे आपकी मध्यम अंगुली इस डायरेक्शन में होगी, यानी A से B। और आपको पता है आपकी मध्यम अंगुली क्या बताती है, धारा की दिशा। तो जब ये कुंडली आधी घूमेगी तो इसमें धारा A से B की ओर बहेगी। A से B की ओर बहते हुए देखिए, जहाँ मैं पेन घुमा रहा हूँ वो बहते हुए किस में जाएगी, ब्रुश B1 में जाएगी। और ब्रुश B2 से B2 से B1 में आएगी। यहाँ धारा सबसे पहले B2 में आई, इसका मतलब B2 जो है वो प्लस होगा, ठीक है। और B1 जो है वो माइनस होगा। ये हो गया आधा राउंड पूरा, ठीक है। अब आधे राउंड के बाद समझना, आधे राउंड के बाद में कुंडली की दिशा इस प्रकार हो जाएगी। आधे राउंड के बाद में आप देखिएगा कुंडली जो है इसका CD सिरा जो है वो इधर आ जाएगा और AB सिरा ऐसे आ जाएगा। इसको B ऊपर लिखना है मुझे। आधा राउंड घूम जाएगी, जैसे अपने पास कोई बुक है और बुक को पलट देते हैं तो आधा राउंड हो जाएगा। तो आधा राउंड घूमने के बाद में उसको, ये जो संरचना वो कैसे हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगी। ये जो CD सिरा है, ये CD सिरा घूम के इधर आ जाएगा और AB सिरा वो घूम के इधर आ जाएगा। हो गया आधा राउंड। अब आधे राउंड के बाद देखना क्या होता है। अब आधे राउंड के बाद में यहाँ पर भी तो देखना पड़ेगा, ये वाला हिस्सा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये घूम जाएगी पूरी, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ये कहाँ आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर दो सर्पी वाले मैं बनाता हूँ ऐसे। तो ये वाला सिरा जो है वो यहाँ होगा और ये वाला सिरा यहाँ होगा, ऐसे, ये ऐसे होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ये देखिए अब ऐसे होगा। अब सेम काम वापस करते हैं, देखिएगा। अब जैसे ही हम फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लगाएंगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा और इसके नीचे की ओर बल की दिशा होगी। तो धारा की दिशा फिर इस डायरेक्शन में बहेगी। वो कौन सी डायरेक्शन होगी, C से D की ओर। अब C से D की ओर बहेगी तब धारा देखिए कैसे बहती है, C से D, D से फिर B, B से A और A से आते हुए अब देखिएगा ये ब्रुश B1 था। ये कौन सा ब्रुश था, B1। इसका मतलब अब धारा आ रही है B1 पे और B1 से होते हुए कहाँ जाएगी, B2 पे जाएगी। इसका मतलब B1 पॉजिटिव और B2 नेगेटिव। ये क्या हो गया, आपने पहले देखा था, पहले आधे राउंड में B2 जो था वो पॉजिटिव था, B1 नेगेटिव था। आधे राउंड के बाद में क्या हुआ, B1 हो गया पॉजिटिव और B2 हो गया नेगेटिव। यानी जब ये कुंडली एक राउंड पूरा करती है तो धारा की दिशा 2 बार बदलती है। कितनी बार, 2 बार बदलती है। तो ज़रा याद करिए, मैंने आपको कहा था कि प्रत्यावर्ती धारा, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो इस विद्युत धारा जनित्र से कौन सी धारा निकलेगी, प्रत्यावर्ती धारा निकलेगी, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा का यही रीजन होता है कि धारा की कोई दिशा नहीं होती है। प्रत्यावर्ती धारा में कभी हम ये नहीं कहते कि ये प्लस है ये माइनस है। प्रत्यावर्ती धारा हमेशा एक तार में बहती है और उसी तार में वो कभी माइनस होती है कभी प्लस होती है। तो इसका चित्र इस प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती धारा का चित्र ऐसे होता है। देखिए ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये होती है प्रत्यावर्ती धारा। तो आई होप ये आपकी विद्युत जनित्र किस प्रकार कार्य करता है वो पूरा आपको समझ में आ गया होगा। इसकी क्रियाविधि आप तभी लिख पाओगे यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब यदि हमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसका कि भाई ये क्या है। इसको मैं एक बार ऊपर से वापस बता देता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं है तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं आप। कार्य प्रणाली क्या है इसकी, है ना, इसको भी आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, कुंडली में फेरों की संख्या, ठीक है, ब्रुश B1 B2 के बारे में बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं, देखिए एसी जनित्र है ना, जो एसी धारा उत्पन्न करेगा उसे एसी जनित्र कहते हैं, और एसी को ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एसी यानी अल्टरनेट करंट, ठीक है। अब डीसी जनित्र भी होता है, बिल्कुल भाई एसी जनित्र को डीसी बनाना बहुत आसान है। क्या करना है, यहाँ जो हमने सर्पी वलय यूज किया था ना, सर्पी वलय की जगह हमें विभक्त वलय प्रयोग करना है। क्या करना है, विभक्त वलय। इसमें क्या होगा, इसमें धारा की दिशा समय के साथ बदलती नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तिष्ठ धारा कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कौन सी वलय का प्रयोग करते हैं, प्रवर्तक का उपयोग किया जाता है। प्रवर्तक मतलब विद्युत धारा, मतलब इसको कहते हैं विभक्त वलय, विभक्त वलय। इसको कम्यूटेटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टूटी हुई एक ही वलय प्रयोग करते हैं ऐसे, और वलय बीच में से टूटी होती है, एक ब्रुश इधर जोड़ देते हैं, एक ब्रुश इधर जोड़ देते हैं, इसको विभक्त वलय कहते हैं। इसमें क्या होगा, धारा की दिशा बदलेगी नहीं। ये चीज़ें अभी सेम टू सेम जो है अपन विद्युत मोटर में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगी। चलिए फिर विद्युत मोटर पढ़ते हैं। अब आप जानते हो कि हमारे घरों में पानी चढ़ाने के लिए मोटर होती है, ठीक है, और आपने देखा होगा कि मोटर जब अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ही वो मोटर घूमना प्रारंभ करेगी, और आपके जहाँ पर भी पानी, जहाँ से अपन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, वो यहाँ से निकाल के फिर ऊपर कहीं पर भी भेज देती है। तो विद्युत मोटर में हमें क्या देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, यानी विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा देंगे तो घूमना प्रारंभ करेगी। तो कौन सी ऊर्जा बन जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत जनित्र की उल्टा काम करती है ये। विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम कुंडली को घुमा रहे थे तो क्या निकल रही थी, धारा निकल रही थी। अब हम क्या करेंगे, यदि धारा देंगे तो क्या होगा, कुंडली घूमने लग जाएगी। सिंपल सी बात है, पहले का उल्टा करना है। तो उस पर एक बल लगता है जिसके कारण कुंडली अपने एक्स पर घूमना प्रारंभ कर देती है। तो ये रहा इसका डायग्राम। तो आप देख पा रहे हैं उसमें इसमें क्या डिफरेंस है। ये चुंबकीय क्षेत्र सेम टू सेम है, और ये कुंडली जो है ए बी सी डी ये भी सेम टू सेम है। यहाँ चेंज है, यहाँ वहाँ पर तो क्या था, कुंडली के अंदर दो विभक्त वलय थी, वहाँ तो दो विभक्त वलय थी, लेकिन यहाँ सर्पी वलय थी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ विभक्त वलय। विभक्त का मतलब टूटी हुई वलय। तो आप खुद देखो ये वलय बीच में से टूटी हुई है, आधी इधर आधी इधर, ठीक है ना, इसी का नाम है विभक्त वलय। अब क्या होगा, अब हम इसको धारा देंगे। ये देखिए बैटरी लगा रखी है, यहाँ से धारा जाएगी इस प्रकार, इधर से प्लस और इधर से माइनस, ठीक है। तो आप ज़रा सोचिएगा, ये धारा इस प्रकार बहेगी, इस प्रकार, यानी ए से बी की ओर। अब फ्लेमिंग का वामस्त नियम लगाइएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार और विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार। तो बताओ अंगूठा किस तरफ जाएगा, अंगूठा जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। इसका मतलब कुंडली ऐसे घूमेगी, कुंडली जो है वो इस प्रकार घूमना प्रारंभ कर देगी, ठीक है ना। यही था फ्लेमिंग का वामस्त नियम। फ्लेमिंग का वामस्त नियम से तीन चीज़ें पता चलती है, मैंने आपको बताया था, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा और घूमने की दिशा, ठीक है, लगाया गया बल। तो फिर ये कुंडली इस प्रकार घूमना प्रारंभ कर देगी, और आधे राउंड बाद सेम वही प्रोसीजर, इसमें धारा बदलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि इस बार यहाँ पर हमने क्या लगा दिए, सर्पी वलय नहीं है, इस बार यहाँ पर विभक्त वलय है, और विभक्त वलय धारा की दिशा को कभी बदलने नहीं देते हैं, सेम धारा की दिशा रहेगी। ये घूम भी जाएगा तो ये वाला ब्रुश यहाँ आ जाएगा और यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। तो बोलो क्या फ़र्क पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जो संरचना है वो तो सेम है, इसमें भी चुंबक का प्रयोग करते हैं, कुंडली का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह विभक्त वलय, यह एक्स्ट्रा चीज़ है, ध्यान रखना। वहाँ पर क्या था, सर्पी वलय, यहाँ क्या है, विभक्त वलय है, ठीक है। यहाँ पर भी कुंडली कर लेना, पूरा शब्द छपा नहीं है, तो ये आप थोड़ा एक देख लेना, कोई खास नहीं है, सेम ही है पहले जैसा। ये इसकी कार्य प्रणाली है, जो वही है कि भाई इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो ए बी सिरा है वो धारा की दिशा ए से बी की ओर प्रवाहित होती है, तथा फ्लेमिंग के वामस्त नियम अनुसार इस पर बल नीचे की ओर लगता है, जिससे कुंडली का ये सिरा नीचे की ओर गति करने लगता है,
उसी समय कुंडली के सीधी सिरे में धारा की दिशा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, जिसे फ्लेमिंग के वामस नियमानुसार चुंबकीय बल ऊपर की ओर लगता है, जिससे ये ऊपर की ओर उठती है, यानी कुंडली घूमने लग जाती है। ठीक है, तो ये कोई खास नहीं है, वही है सेम, जस्ट उसका उल्टा करना है, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आई होप ये आपको आज 2 टॉपिक जो है, एक तो विद्युत जनित्र प्लस एक विद्युत मोटर, ये 13वें पार्ट के थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको और इससे अच्छा बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। और आप जानते हैं 1 फरवरी से हम लोग स्पेशल क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, ओनली रिवीजन क्लास है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो प्रत्येक चैप्टर से बनेंगे उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। तो 1 फरवरी से अपन क्लास के साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।